हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम जो अपना एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज हमारी चल रही है, सारा एनसीईआरटी कवर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी ही मेन है। पहले तो सबसे पहले एनसीईआरटी पूछा जा रहा है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन को सही माना जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आज का चैप्टर रहेगा वो है क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जल, वाटर। तो भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इसमें हम जल का सारा जो हमारा ओशियन करंट्स होता है, टाइड्स होते, वेव्स, वाटर साइकिल, तो सब कुछ इसमें हम कवर कर देंगे। ठीक है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं करंट में से। ठीक है, ओशियन करंट में से क्वेश्चन आता ही आता है। 100% क्वेश्चन एक वहाँ से बनता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो जो एनसीईआरटी में हम वहाँ से सारा कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। भाई जल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर 71% जल है। ठीक है, 71% का और 29 का जो रेशियो है जल का और स्थल का वो पाया जाता है। ठीक है, तो 71% जो रेशियो है तो वो बताया गया है कि भाई कैसे कैसे है जो जल है वो कैसे कैसे अपना स्वरूप है जो बदलता रहता है। कभी महासागरों में हमें जल मिल रहा है, कभी वायुमंडल में दिख रहा है। ठीक है, मॉइस्चर जो दिखाई देता है हमें, कभी धरती पर आता है। तो कैसे कैसे ये प्रक्रिया क्या है, तो इस प्रक्रिया को भी क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को जो बोला जाता है वो होता है वाटर साइकिल। ठीक है, हम इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो देखेंगे, बाकी कंसेप्ट है वो अपने से कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, वो समझाने से ही होंगे। तो वाटर साइकिल क्या है, ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है ये सारा वाटर साइकिल का है। ठीक है, तो वाटर साइकिल अगर हम सीधी सिंपल भाषा में समझे भाई, वाटर साइकिल क्या है कि जब जमीन जैसे पानी है, ठीक है, यहाँ पर जमीन हो गया, यहाँ पर पानी हो गया। समुद्र में जो पानी है, मतलब बड़े लेवल में जो धरती पे पानी है वो किस में है, महासागरों में पाया जाता है। तो महासागरों में जो पानी पाया जाता है, जैसे उस पे जब सूर्य की गर्मी पड़ती है ना, सूर्य की गर्मी पड़ती तो वो पानी गर्म होता है। और हवा का क्या है कि हवा का एक नियम है कि जैसे जैसे हवा गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो सूर्य की गर्मी गिरने के कारण जो पानी गर्म हुआ है, तो जो पानी गर्म हुआ वहाँ की जो हवा गर्म हो गई, फिर पानी के जो सतह की हवा है वो गर्म हो गई, तो वो पानी अपने वो हवा अपने साथ पानी लेकर ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो वो पानी कहाँ पर आ गया भाई, वायुमंडल में आ गया। ठीक है, जब हवा में जल वाष्प के रूप में पानी अवेलेबल है तो वो वायुमंडल में आ गया। ठीक है, अब वायुमंडल में जाने के पास हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट के अपने 1-2 चैप्टर जो थे हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर थी, उसमें क्या पढ़ा था कि जो ट्रोपोस्फेयर है, हमारे शोभ मंडल है जो लेयर, उसमें सारे वेदर की एक्टिविटी होती है। मतलब जो बादल वगैरह है वहीं तक बन लेते हैं। तो ये हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो गिरता जाता है। लगभग 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिर लेता है। तो जो ये टेम्परेचर गिरता है तो उसकी वजह से क्या भाई, नीचे से जो हवा है वो गर्म होकर ऐसे ऊपर उठी है, तो कहीं ना कहीं तो उसको ठंड मिल रही ना। तो जब जहाँ उसको ठंडक मिल जाती है वहीं पे क्या कर देती है, बादल बना देती है। ठीक है, तो यहाँ से जो हवा है गर्म होकर ऊपर उठी अपने साथ पानी लेकर, उसको बोला जाता भाई इवेपोरेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन इसको बोला जाता है। अब जब वो हवा ऊपर उठकर, और जब एक नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है, मतलब कि 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री जो टेम्परेचर गिर जाता है, उसकी वजह से उसको ऊपर जो है एटमॉस्फेयर उसमें उसको ठंडक मिल गई। ठंडक मिलते ही क्या होगी, वो कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, तो जो बादल बन रहे हैं, जो ये कण बन रहे हैं, ठीक है, ओस के जो कण बनते हैं वो किसका वो प्रोसेस होता है भाई, वो होता है कंडेंसेशन। उस प्रक्रिया को बोला जाएगा कंडेंसेशन, याद रखना ये। ठीक है, इवेपोरेशन से क्या हुआ है, पानी ऊपर उठा है, एटमॉस्फेयर में आया है, बादल बने, उसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा भाई, जो बादल है, बादल बन तो गई, लेकिन बादल का भी क्या है भाई, एक लिमिट तक तो ये अपने पास रखेगा पानी।
ठीक है। अब वो प्रक्रिया तो डेली हो रही है, ये चीज डेली जो सन है, सन की गर्मी पानी पे गिरती है, फिर से वो इवापोरेट होकर पानी ऊपर उठता है, फिर से बादल बना देता है। तो जो ये डेली ये जो प्रक्रिया हो रही है उसकी वजह से फिर बादल क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सघन हो जाते हैं वो, जिसकी वजह से क्या कर देते हैं, वो भारी होते ही अपने को खाली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब वो खाली करने की कोशिश करेंगे तो प्रेसिपिटेशन होता है भाई। ठीक है, मतलब कि बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, बर्फ गिरती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेशन बोला जाएगा इसको। तो ये जब ये जो इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, तो ये पूरी प्रक्रिया ही तो वाटर साइकिल है। वापस से पानी नीचे से उठा था, वापस से एटमॉस्फेयर में गया है, बादल बने हैं, उस बारिश होने के बाद पानी फिर से कहाँ पे आ गया है, ये नीचे जमीन पर आ गया है। ठीक है, तो यही तो सारा वाटर साइकिल हो गया। तो जो ये वाटर साइकिल है इसमें क्या बताया गया है कि भाई जो पानी है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रशांत महासागर से, जैसे प्रशांत महासागर से जो पानी भाप बनकर ऊपर उठा और वो वापस प्रशांत महासागर में ही आएगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये यही जो क्या कहना चाहता है कि भाई जैसे हरियाणा के खेतों में जो जल की सिंचाई की जा रही है ना, हो सकता है कभी वो अमेजन नदी में बहता हो। ठीक है, क्योंकि भाई भाप बन के जो पानी ऊपर जा रहा है ना, कंडेंसेशन, वो बादल तो कहीं पे भी बारिश कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यही चक्कर है कि भाई ये वाटर साइकिल होता है और पानी ऐसे ही प्रोसेस, हर टाइम ऐसे ही ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है। तो ये तो समझा भाई हमने वाटर साइकिल होता क्या है। फिर है जो पानी है हमारा, जो 71% हमने पढ़ा है कि 71% है हमारी अर्थ पर पानी पाया जाता है। तो वो दो तरीके से होता है भाई, लवणीय होता है, ठीक है, और अलवणीय वाटर होता है। ठीक है, अलवणीय होता है मतलब कि सोल्टी वाटर होता है और कुछ शुद्ध वाटर, साफ वाटर पानी होता है। ठीक है, साफ पानी को हम क्या बोलेंगे, अलवणीय, और जो सोल्टी वाटर होता है उसको बोलेंगे हम लवणीय। ठीक है, तो जो ज़्यादातर हमारा जो महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में, समुद्रों में जो ये पानी पाया जाता है वहाँ पर होता है भाई लवणीय, सॉल्टी वाटर बोला जाता है उसको। ठीक है, वो बहुत नमकीन पानी होता है। कभी ये देखना, जहाँ आप जाओगे बीच पे जाओगे तो शाम तक अगर आप बीच पे रह जाते हो तो कितना फर्क पड़ जाता है आपके कलर में। ठीक है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि सूर्य की गर्मी भी पड़ रही है वहाँ पे और वो पानी है वो सॉल्टी है। ठीक है, तो उसके जो जलवाष्प उठेंगे, वो फेस पे जो आपके जलवाष्प लग रहे हैं उठ उठ के इवेपोरेट होकर पानी, तो उससे क्या हो रहा भाई, आपका जो फेस है वो ब्लैक, ठीक है, डार्क हो जाता है। काफ़ी फर्क पड़ जाता है सुबह से शाम तक पानी उस पे ना, बीच पे अगर रहते हैं तो। और जो साफ पानी होता है मतलब कि पीने लायक जो पानी रहेगा, अलवणीय जो वाटर रहेगा, वो है भाई नदी में, ताल, सोते, हिमनद में। ठीक है, तो ये हम जो ये आपने पढ़ लिया लवणीय और अलवणीय। इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है भाई, इसमें क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, जल का वितरण। ठीक है, जल का वितरण की अगर हम बात करें तो जो 71% जो हमने पढ़ा था धरती पे जो पानी पाया जाता है, उस 71% का महासागर जो पानी ले रहे हैं भाई, वो लेते हैं 97.3, क्योंकि वो 71 का अब हम टोटल 100% की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल जो हमारे पास पानी है। ठीक है, टोटल पानी हो गया 100%। तो उसका अब हम देख रहे हैं, तो महासागरों में जो पानी पाया जाता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये याद रखना 97.3 है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी महासागरों में पानी पाया जाता है। फिर बर्फ के रूप में कितना पाया जाता है, वो पाया जाता है भाई 02.0%। ठीक है, फिर अंडरग्राउंड वाटर भाई भूमिगत जल है जो, वो पाया जाता है 0.68%। ठीक है, 0.68%। फिर झीलों का जो अलवणीय जल है वो पाया जाता है 0.0009%। ठीक है, ये फिगर है भाई, ये याद रखना है आपको बस। वायुमंडल में कितना पाया जाता है भाई, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, 0.0019% है जो वो वायुमंडल में पाया जाता है। नदियों में पानी पाया जाता है जो 0.001% पाया जाता है।
0.0001% पाया जाता है। ऐसे करके ये हमारा जो जल का वितरण है भाई, ये है महासागरों में भी बर्फ के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, झीलों के रूप में, नमकीन भी झीलें हैं कुछ, ठीक है, कुछ फ्रेश वाटर की झीलें हैं, कुछ नमकीन भी झीलें हैं, ठीक है, और ये वायुमंडल में, नदियों में, ठीक है। इस तरीके से हमारा पानी है जो जमीन पर पाया जाता है। अब हम देखते हैं एक कंसेप्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई सॉलिनिटी है क्या, सैलिनिटी है क्या, भाई लवणता है क्या, लवणता को हम कैसे मेजर करते हैं। तो लवणता कैसे बताएगी भाई, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को क्या बोलते हैं भाई, लवणता बोलते हैं, ठीक है। तो महासागर की अगर औसत लवणता अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो वो अभी 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है 35%, ठीक है। महासागरों का जो औसत लवणता आपसे पूछा जाए तो 35% भी लिखा मिल सकता है, या 35 भाग प्रति 1000 ग्राम भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। और एक कहाँ से बनता है भाई, एक इजराइल में मृत सागर है, डेड सी जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेड सी बोलते हैं इसको, डेड सी इजराइल में है ये, जिसकी लवणता कितनी है भाई, 340 ग्राम प्रति लीटर, मतलब के 1000 पे 340 ग्राम, ठीक है, 1000 पे 340 ग्राम लवणता पाई जाती है, 340 ग्राम नमक पाया जाता है इसमें। तो इस तरीके से क्या, ये सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, कौन सा सागर है जिसकी जो लवणता है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है डेड सी, और कितनी पाई जाती है, वो है 340 ग्राम उसमें प्रति लीटर में पाया जाता है जो सॉल्ट है, ठीक है। और इजराइल में ये जो सागर है ये इजराइल में पड़ता है। इससे क्या होगा कि भाई जितना ज़्यादा नमक होगा पानी में जितना ज़्यादा नमक होगा उतना ही ज़्यादा वो पानी क्या होगा, सघन होगा, मतलब कि डेंस होगा, ठीक है। और डेंस, अब हम क्या पानी में हम डूबते क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वही तो डूबेगी। अब ये सागर ऐसा है, डेड सी ऐसा है कि जहाँ पर लोग फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, वहाँ डूबते ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ डूबते नहीं, इसका मतलब क्या है, उस पानी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, लवणता के कारण पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, और हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो डेंसिटी वो कम पड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बने हुए यहाँ से ध्यान देना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। ये एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं पूछी जाती हैं, ये जस्ट पढ़ने के समझने के लिए है। फिर भाई महासागरीय परिसंरचना क्या होती है, ठीक है। भाई महासागर में क्या क्या है, कैसे कैसे, वो तो मैंने आपको बता दिया, वाटर साइकिल है वो चलता तो रहता है, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि भाई महासागर का जो जल है वो कभी शांत नहीं होता, ठीक है। वो वाटर साइकिल की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, शांत नहीं होता, यहाँ पे मतलब है कि भाई स्टेबल नहीं रहता पानी, ठीक है, आगे पीछे ऐसे आगे पीछे जाता रहता है। तो वो किसकी वजह से होता है भाई, वो है गति, ठीक है, पानी में गति होती है। तो महासागरों की जो गति है उसको भाई 3 तरीके से बांटा गया है, तरंगे, ठीक है, तरंगे मतलब वेव्स, टाइड ज्वार भाटा, ठीक है, टाइड्स जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं, और धाराएं करंट, ठीक है। एक ये देख लो भाई, आगे फिर मैं और करवा दूंगी। ये है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन ये जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड ये पूछे जाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो भाई 3 तरीके के जो अभी गतियां हैं जो महासागर के सतह पर होती है, महासागर के सरफेस पर होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसका क्या क्या इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बिल्कुल ध्यान दे के एक एक लाइन को ध्यान से करना है ये, ठीक है। तो तरंगे किसे कहते हैं भाई, तरंगे हैं जो पानी की में उठती रहती हैं जो लहरें, इसको हम किस भाषा में डिस्क्राइब करेंगे, तो ये क्या है, मतलब तो क्या है भाई, महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को तरंगे बोलते हैं, ठीक है। स्टेबल तो है नहीं पानी। अब वो तरंगे किसकी वजह से होती हैं भाई, वो होती हैं पवन की वजह से, हवा की वजह से। भाई जितनी ज़्यादा तेज हवा चलेगी उतनी ज़्यादा तेज पवनें चलेंगी, ठीक है।
इसके बाद क्या है, अब वो कई बार हवा क्या हो जाती है, हवा इतनी तेज हो जाती है कि वो तूफान का रूप ले लेती है। ठीक है, तो जब समुद्र में जो महासागर है उस पर जो हवा है वो तूफान का रूप ले लेती है, तो उससे क्या होएगा भाई, उससे समुद्र तट पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होएगा। और डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से होता है बता रहे, भूकंप, ज्वालामुखी और जल के नीचे भूस्खलन के कारण क्या होता है, महासागरीय जो जल है अत्यधिक विस्थापित हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट हो जाती है, इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई है जो ज्वारीय जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, वे उठने लगती हैं, जिसको सुनामी बोलते हैं। भाई ये तो है एक लोअर लेवल, लेकिन ठीक है 15 मीटर तो एक लोअर लेवल है सुनामी का। इससे ज्यादा ही जब 15 मीटर तक ऊंचाई तक उठ जाती है तो उसको तो सुनामी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, मैं जो अंडरलाइन आपको कर रही हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक वो बता रही हूँ। अब तक की जो सबसे विशाल सुनामी है भाई, वो 150 मीटर नापी गई है। ठीक है, 150 मीटर की ऊंचाई तक नापी गई है, और जिसकी ये जो स्पीड रहती है इसकी 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक भी हो सकती है। ठीक है, कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज सी इतनी तो करीब होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर 2004 की बात है भाई, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, बार बार बने हुए हैं। 2004 की जो सुनामी आई थी अंडमान निकोबार में, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बने हैं। तो ये फिगर वाले क्वेश्चन है, जो ध्यान देना, कितनी उसकी लहरें थी, ठीक है, कितने जो आदमी थे उस सुनामी से प्रभावित हुए थे, कौन सा स्टेट हुआ था, ये ध्यान देना। ठीक है, तो अब हम सुनामी पढ़ रहे हैं, तो सुनामी जो शब्द है भाई वो जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्र तरंगे, मतलब के समुद्र तट की जो तरंगे होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सुनामी। ठीक है, अब वो देख लिया हमने कि 15 मीटर तक की ऊंचाई और उससे भी ज्यादा हो सकती है फिर तो। ठीक है, 15 मीटर तक की ऊंचाई तक जब वो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, वो जाने लग जाती है, तो उसको सुनामी का नाम दे दिया जाता है। इससे ये 150 मीटर तक भी नापी गई है। अब जो 2004 की सुनामी की हम बात कर रहे हैं भाई, वो आई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इंदिरा पॉइंट उसमें डूब गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और क्या क्या हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को आई थी ये, और अत्यधिक विनाशकारी थी। ठीक है, इसका जो एपी सेंटर था भाई, ये क्या था, एपी सेंटर था, भूकंप की वजह से हुई थी, मतलब कि मेन तो ये भूकंप की वजह से हुई थी इसका सेंटर। ठीक है, तो भूकंप का क्या होता है भाई, एक एपी सेंटर होता है जहां से उसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, तो इसका जो एपी सेंटर था वो था सुमात्रा में, सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर। पूछा गया भाई ये क्वेश्चन, सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर इसका एपी सेंटर था। और जो ये भूकंप आया था, अब समुद्र में भूकंप है भाई, जमीन पर भूकंप है तो जमीन पर करता है डिस्ट्रक्शन, ठीक है, लैंड पर। अब समुद्र में जो भूकंप आएगा तो वो पानी से ही डिस्ट्रक्शन करेगा शुरुआत। तो भाई समुद्र में भूकंप था, और काफी ये देख लो कि जो इसके रिएक्टर स्केल पर जो इसको नापा गया था वो था 9.0। तो कितना, सोचो कि 6.0 से डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। ठीक है, काफी डिस्ट्रक्शन कर देता है 6.0 से। अब ये देख लो 9.0 कितना डिस्ट्रक्शन लेके आया होगा सुमात्रा में तो। ठीक है, इसमें क्या हुआ था भाई, इस भूकंप में भारतीय जो प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बना, कौन सी प्लेट थी, टेक्टोनिक जो प्लेटें होती हैं, स्थलमंडलीय जो प्लेटें होती हैं, वही तो भूकंप में होती हैं, ऊपर नीचे। तो जो भारतीय प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ भाई, एक प्लेट है, एक प्लेट के नीचे धंसेगी, ये बर्मा प्लेट, ये भारतीय प्लेट। तो बर्मा प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट धंस गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो समुद्र का जो वो था, तल था, समुद्र के तल में विस्थापन हो गया। ठीक है, समुद्र के तल में जब विस्थापन हुआ था, तो जब एक जगह से, मतलब एक समुद्र का जो तल है एक जगह से थोड़ा बहुत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ होगा, तो पानी में क्या होगी, हलचल होगी, और वहां पे तो सब कुछ सारा पानी है, तो पानी एक जगह पे तो ज्यादा झुक गया, मतलब ठीक है, अंदर धंस गया। ठीक है, अंदर धंस गया। अब वो अंदर जो धंसा है उसको पूरा करने के लिए पानी कहाँ से आएगा भाई, इधर उधर से जो आएगा पानी आएगा। तो क्या हुआ था कि पहले तो पानी समुद्र के तटों से उस जो एपी सेंटर है उसकी तरफ गया है,
फिर जब वो वापस से नॉर्मल हो गया तो वो पानी वापस तटों की तरफ गया, ठीक है, समुद्र तटों की तरफ गया। तो यही जो मूवमेंट थी वो इतनी भयंकर थी जिसकी वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने सारा जो प्रोसेस था ये मैंने आपको बताया कैसे कैसे पानी आया हुआ था। तो फिर बता रहे कि भाई जो ये सुनामी थी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया था, ठीक है। इसकी स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कहाँ पर? सुमात्रा में, ठीक है, सुमात्रा में थी उसकी ये स्पीड, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर बता रहे हैं कि जैसे सुमात्रा में ना 800 किलोमीटर तो इन्होंने एवरेज वो कर ली, तो फिर बता रहे हैं कि 700 से 900 किलोमीटर मतलब 800 जो इन्होंने बताया है वहाँ से, और जब ये अंडमान और निकोबार के मतलब इंदिरा पॉइंट पे जो पहुँचा है वहाँ पर इसकी जो स्पीड थी वो 70 किलोमीटर घंटे की इतनी कम हो चुकी थी, तब इतना डिस्ट्रक्शन हमने नोट किया है, ठीक है। और क्या था भी, इस सुनामी का 3 किलोमीटर की गहराई थी, ठीक है। गहराई पूछ ली जाए 3 किलोमीटर, स्पीड पूछ ली जाए, अगर इंदिरा पॉइंट की स्पीड पूछी जाए, अंडमान निकोबार की अगर स्पीड पूछी जाए तो भाई 70 किलोमीटर तक रह गई थी, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आई थी यहाँ पर। इसमें 10,000 के आसपास थे भाई लोग मारे गए थे, और 1 लाख के आसपास लोग जो है प्रभावित हुए थे, जो घर थे उनके प्रभावित हुए थे। सबसे ज़्यादा जो भाई हमारा भारत का जो क्षेत्र था वो था भाई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह, ठीक है, ये प्रभावित हुए थे इससे 2004 की जो सुनामी थी, ठीक है। फिर है कि भाई भूकंप का ये बता रहे हैं कि भूकंप का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सुनामी का ना 3 घंटे पहले हमें संकेत मिल जाते हैं, ये बता रहे हैं एनसीईआरटी वाले, ठीक है। भूकंप का नहीं पता लगता लेकिन सुनामी का बता रहे हैं कि पता लग जाता है। और कहाँ पे ज़्यादा पता लग रहा भाई, प्रशांत महासागर में है ये, जो इसकी प्राथमिक जो चेतावनी है प्रशांत महासागर में क्रियाशील एक्टिव कर दी गई है। हिंद महासागर में अभी भी इतनी सुविधा नहीं हुई है, क्योंकि हिंद महासागर में क्या है, हिंद महासागर में जो भूकंप वो आते ही कम है, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सुनामी का जो है वहां पर एक्टिव कर दिया गया है, ठीक है। फिर हम क्या बता रहे हैं कि भाई सुनामी आने का जो प्रथम संकेत क्या होता है, कि जो तटीय क्षेत्र में है ना, ये पूछ लेते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है। तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना, जहाँ पर एपी सेंटर था पहले तटों की ओर से पानी उसकी तरफ गया है, तो तटों की ओर से पानी उसकी तरफ जाएगा तो तटों पे क्या रहेगा, पानी कम होगा, ठीक है। तटीय क्षेत्र में पानी कम होगा, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ संकेत मिल रहा है कि पानी कहीं गया है, ठीक है। वापिस से पलट के जब आएगा तो वो विनाशकारी लहरें ही लेके आता है अपने साथ, तरंगे लेके आता है, ठीक है। अब ऐसे ये 2004 वाला था जो डिस्ट्रक्शन इतना इसीलिए हुआ था कि भाई लोगों को क्या था, एक सेकेंड, लोगों को क्या था कि भाई पानी है जो समुद्र के तटों पर पानी काफी तेजी से कमी हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो तो काफी जो भूकंप था वो 9.0 वाला था, ठीक है। तो पानी जो समुद्री तटों पे जो पानी था वो काफी कम हुआ था, और इस चक्कर को देखने के लिए भैया अजीब ही दृश्य है आज, तो इस दृश्य को देखने के लिए लोग समुद्र के तट पर काफी मात्रा में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। काफी लोग इकट्ठा हुए थे, जिसकी वजह से जब वो समुद्र की वो तरंगे वापस से पलट कर आई हैं वो काफी विनाशकारी थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी मारे गए थे। 10,000 के आसपास थे भाई लोग मारे गए थे, ठीक है। और 1 लाख लोग इसमें प्रभावित हुए थे, जिनके घर तबाह हो गए थे और ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं भाई ज्वार भाटा क्या है, टाइड, ठीक है। भाई दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल ऊपर उठता है और गिरता है, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कैसे ऊपर उठता है, कैसे कैसे नीचे जाता है, तो जो ऊपर उठा हुआ है ना तट के, जब जल सर्वाधिक ऊंचाई तक ऊपर जो जल उठता है तट से, ठीक है, अगर यहाँ पर समुद्र का तट है और यहाँ तक भी जब जल आता है तो उसको बोला जाता है भाई ज्वार। और जब यहाँ तक ये समुद्र का जैसे तट यहाँ तक ही आके रह जाएगा तो उसको बोला जाता भाटा,
ठीक है। जब मतलब कि अपने तट से जब जो जल है वो काफी बाहर तक आता है, काफी बाहर तक भी और ऊंचाई तक भी जब लहरें आती हैं तो उसको बोला जाता है ज्वार। और जब वो अपने तट से भी पीछे ही रह जाता है और लहरें बिल्कुल शांत सी हो जाती है, उसको बोला जाता है भाटा। ठीक है, तो ये था ज्वार भाटा। अब देखते हैं भाई ज्वार भाटा भी दो तरह का होता है। ये डायग्राम से समझना, डायग्राम में एक बार क्वेश्चन बिल्कुल डायग्राम ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना। लघु ज्वार भाटा होता है, बृहत ज्वार भाटा होता है। लघु मतलब छोटा ज्वार भाटा। वो कब कैसे होता है भाई, क्या होता है ना, जब ऐसे पृथ्वी यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, तो ये तीनों एक सीध में नहीं होते हैं, तब होता है लघु ज्वार भाटा। मतलब ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आता है। सूर्य और चंद्रमा है ना, जो पृथ्वी को अपनी अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, उसकी वजह से आता है ज्वार भाटा। पूछ लेते हैं, ये भी एक बार पूछ लेते हैं कि भाई कारण क्या है ज्वार भाटा का, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वही है कारण ज्वार भाटा का। वो किसका है, और वो भी सूर्य का और चंद्रमा का। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में रहते हैं, तो जो चंद्रमा है, जैसे यहाँ से चंद्रमा खींचेगा, यहाँ से सूर्य खींचेगा, तो वो क्या है, बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ज्यादा लग रहा है, तो उसकी वजह से आता है बृहत ज्वार भाटा। अब ये क्या है, ऑपोजिट है, ये सीधे सीधे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से चंद्रमा खींच रहा है और यहाँ से सूर्य खींच रहा है, तो वो एक मतलब एक साथ जोर नहीं लग पा रहा है उनका, जिसकी वजह से आएगा भाई लघु ज्वार भाटा। याद रखना ये चीज। और ये जो वृत्त ज्वार भाटा, ये जो मैंने अभी बताया, तीनों जब एक सीध में होते हैं, या तो तीनों एक सीध में, हाँ तीनों जब एक सीध में ही रहेंगे ना, मतलब या तो पृथ्वी बीच में या चंद्रमा बीच में। ठीक है, लेकिन है सीध में, तो यहाँ से सूर्य भी खींच रहा है, यहाँ से चंद्रमा भी खींच रहा है पृथ्वी को, तो क्या है, ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है उनका डबल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बृहत ज्वार भाटा होता है। ऐसे ही इसमें है, यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, बृहत ज्वार भाटा है। और ये कब होता है भाई, ये होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में कब होते हैं, ये होते हैं पूर्णिमा को, ठीक है, और अमावस्या को। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अमावस्या को और पूर्णिमा को होता है जब वो तीनों एक सीध में रहते हैं, तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो इससे बृहत ज्वार भाटा बनता है। और एक क्या रहता है, जो लघु ज्वार भाटा है वो होता है चतुर्थांश में। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है कि भाई 7-7 दिन का, ठीक है, 7-7 दिन का ऐसे बांट लेते हैं। ठीक है, इसको एक चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है इन पे, प्रथम पे और फोर्थ पे। एक सेकंड दिखा देती हूँ। प्रथम पे और अंतिम पे, मतलब के फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, 7-7 का जो बांट लेते हैं, मतलब के 14 दिन का गैप रहेगा ना, 15वां दिन पे तो पूर्णिमा और अमावस होते हैं, तो यहाँ पर पूर्णिमा, यहाँ पर फिर अमावस, ऐसे 15-15 दिन के हो गए। 15-15 दिन में 7-7, ये ऐसे 7.5-7 कर लो इसको, 7.5-7। ठीक है, 7.5-7 का ये रहता है। तो 7.5-7 का जो रहा है, मैं इसको क्लियर लिखती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये रहता भी चतुर्थांश जो रहते हैं वो रहता 7.5, क्योंकि 15 दिन अमावस के, 15 दिन पूर्णिमा के, ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा को और अमावस को तो हो गया बृहत ज्वार भाटा, और प्रथम चतुर्थांश और अंतिम का जो चतुर्थांश है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फिर लघु ज्वार भाटा। याद रखना इस चीज को, बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब है कि भाई ज्वार भाटा कौन सा अच्छा है वैसे, तो जो उच्च ज्वार भाटा है, मतलब लघु जो बृहत जो ज्वार भाटा है, वो किस किस के लिए हेल्पफुल भाई, एक तो नौ संचालन के लिए। ठीक है, जो शिप वगैरह, बोट वगैरह जो चलती हैं उसके लिए सही रहता है। और एक क्या है, क्योंकि ये ना, ये जल को बाहर तक लेके आते हैं ना, ऊंचाई तक जो लेके आते हैं, तो वहां पे एक ये फिशिंग के लिए। ठीक है, उच्च ज्वार भाटा जो है भाई, ये फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें जो मछलियां वो तट पर काफी क्लोज आ जाती हैं, जिससे कि मछुआरे उनको अच्छे से पकड़ सकते हैं।
और ये जो टाइडल है भाई, ये ज्वार भाटा है, आजकल क्या है विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी यूज करने लगे हैं इसको, ठीक है। काफी कॉस्टली है लेकिन करते हैं। फिर भी महासागरीय धाराएं क्या है, अब हमारा इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट की टॉपिक है महासागरीय धाराएं, मतलब के ओशियन करंट, ठीक है। ओशियन करंट की अगर हम बात करते हैं भाई, ओशियन करंट क्या रहता है, देखो जब हमने तरंगे पढ़ी थी, पानी का जो सतह से ऊपर उठना नीचे उड़ना, ये क्या, ये भी तो क्या था, ये भी वैसे धाराएं ही थी, ठीक है, तरंगे ही थी। लेकिन जब ये धाराएं मतलब जब वो तरंगे निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने लग जाती ना, उसको बोल देते हैं भाई जल धाराएं, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखना, उनकी निश्चित ही दिशा रहेगी और वो लगातार बहेंगी, ठीक है। वो हवा पे ये नहीं है कि भाई पवने तेज हैं तो वो तेज तरंगे क्या थी भाई, हमें पवन तेज है तो तेज तरंगे आने लगे, ठीक है। ये क्या है कि ये हमेशा चलती है, महासागरीय जो धाराएं हैं वो हमेशा चलती हैं और एक निश्चित दिशा में ही चलेंगी, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन ही रहेगी उनकी। तो भाई दो तरह की जो है महासागरीय धाराएं बताई गई हैं, गर्म महासागरीय धाराएं, ठीक है, और एक है ठंडी महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं कौन सी होती हैं, जो ये देखो, एक सेकंड में थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। महासागरीय जो गर्म महासागरीय धाराएं ना, जैसे ऐसे अगर हमारी पृथ्वी है तो ये इक्वेटर है, तो गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ से उठेंगी भाई, ये भूमध्य सागर से, ठीक है, मतलब कि इक्वेटर से चलेंगी पोल्स की तरफ, ठीक है, पोल्स की तरफ चलेंगी। और जो ठंडी धाराएं हैं वो चलेंगी ध्रुवों से, मतलब कि पोल से चलेंगी, ये ऐसे चलेंगी और ये चलेंगी पोल से उसकी भूमध्य रेखा की ओर, मतलब कि इक्वेटर की ओर, ठीक है। तो जो लैब्राडोर है, लैब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं जो, उसको बोला जाता है भाई शीत जल धाराएं, ठीक है। उसको लैब्राडोर को क्या बोला जाता है, शीत धाराएं। शीत धाराएं कौन सी होंगी, जो ठंडे स्थान से चलेंगे। ठंडा स्थान क्या है, ध्रुव, ठीक है, पोल्स हमारे ठंडे होते हैं बिल्कुल, तो जो पोल्स से चलेंगी, जो पोल्स की तरफ से चलेंगी वो शीत धाराएं होंगी, और जो शीत धाराएं हैं उसको क्या बोला जाता है भाई, याद रखना, उसको बोला जाता है लैब्राडोर, ठीक है। शीत धाराओं को बोला जाता है लैब्राडोर, और जो गर्म धाराएं हैं उसको बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम, जो भूमध्य सागर से चलती हैं पोल्स की तरफ, उसको बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना, ठीक है। इसमें क्या है, गर्म धाराओं से क्या होता है भाई, स्थलीय जो तल है उसका तापमान गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जिस स्थान पर गर्म और शीत धाराएं मिलती है ना, उसको वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे ये जो गर्म और ठंडी धाराएं मिलेंगी, यहाँ पर, यहाँ से आकर जो बीच में यहाँ से मिलती हैं, ठीक है, तो वो मत्स्य पालन के लिए भाई सबसे सर्वोत्तम माना जाता है वो क्षेत्र, ठीक है। फिर बताया जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, ये इसके उदाहरण हैं जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं आकर मिलती हैं, जापान का और उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट, ठीक है। तो ये था भाई हमने जो सारा पढ़ा है। और यहाँ पे और क्या होता है, जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वहाँ पे कोहरे जैसा वाला मौसम होता है, ठीक है। वो मत्स्य के लिए तो अच्छा है, ठीक है, मत्स्य पालन के लिए तो वो अच्छा है, लेकिन नौ संचालन में वो बाधा उत्पन्न करता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नौ संचालन है जो, ठीक है, नेविगेशन के लिए, नौ संचालन क्या भाई, नेविगेट, मौसम को जो मतलब आगे फोरकास्टिंग जो की जाती है, नेविगेशन जो की जाती है, उसके लिए ये डिफिकल्ट है, लेकिन मत्स्य के लिए ये सही है क्योंकि ये फोगी क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो भाई आई होप मैंने अच्छे से ये चैप्टर आपका क्लियर करवा दिया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा वो चैप्टर है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करो।